नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंटरेस्टिंग है और एक तरीके से बेहद सेंसिटिव भी है। जैसा कि आप टॉपिक में देख सकते हैं कि आज हम बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कई तरीके की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र में काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। तो ये पूरी घटनाक्रम क्या है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो सोनितपुर जिले में टीम ने बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में अतिक्रमित भूमि का निरीक्षण किया। यानी कि ये जो एरिया है चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य का, यहाँ पर वन विभाग की टीम गई और उसने निरीक्षण किया तो पाया कि ये जो एरिया है यहाँ की लगभग 6200 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध आवासीय संरचनाएं और कृषि गतिविधियां पाई गई। यहाँ यानी कि यहाँ पर लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया था, यहाँ पर आवास बनाए थे, अपने यहाँ पर खेती की थी और जिसके कारण ये जो पूरा एरिया है यानी कि 6200 बीघा जो ज़मीन पर इन्होंने कब्जा किया यहाँ के लोगों ने। और उसके बाद जो सरकार है, जो वन विभाग की टीम है, उसने ये कहा कि इन लोगों को तत्काल भूमि को खाली करना होगा, इसका निर्देश दिया। और ये भी कहा कि अगर ये तत्काल भूमि को खाली नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा उद्देश्य है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के कारण जो भी पेड़ काटे गए थे उन पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाना, ताकि वहाँ की पारिस्थितिकी को फिर से बहाल किया जा सके। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के मुख्य बिंदुओं को हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये असम के सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और इसी के साथ इसका क्षेत्रफल 44.06 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ये कुल 44.06 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और आपको बता दें कि 1995 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य के उत्तरी भाग में यह स्थित है। आपको बता दें कि इन दोनों अभ्यारण्यों को 2007 में काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में, क्योंकि किसी भी रिजर्व की आपको जैव विविधता मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे वनस्पतियों के बारे में और उसके बाद जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो सबसे पहले वनस्पति की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नम जलोढ़ घास के मैदान पाए जाते हैं। नदी तटवर्ती और अर्ध सदाबहार जंगलों से ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया घिरा हुआ है। और इसी के साथ अधिकांश वनस्पतियों की प्रजातियों का वाणिज्यिक और औषधि महत्व है। यानी कि यहाँ पर जो ज़्यादातर वनस्पतियाँ पाई जाती है वो औषधि रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि उनका दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। और इसी के साथ जीव जंतुओं की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाघ, हाथी, जंगली भैंस, एक सींग वाले गैंडे, हॉग हिरण और जंगली सुअर के साथ ही कई अन्य प्रकार के भी जंगली जानवर पाए जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब पक्षियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बंगाल फ्लोरिकन, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, ओपन बिल्ड स्टॉर्क, व्हाइट आइड पोचार्ड, मल्लार्ड, स्पॉट बिल, लार्ज विस्लिंग टील और कई अन्य प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं और मुख्य रूप से ये पक्षियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इतना समझने के बाद हम ये समझते हैं कि ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी खनन गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, जो अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला तो यही है कि किसी भी वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए सिर्फ एक तरीका ही नहीं होता है उसको बचाने के लिए, उसमें कई कारकों का एक संतुलन स्थापित करना होता है, तब जाकर के किसी भी वन्य जीव का संरक्षण सही तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हम मुख्य घटक की बात करेंगे, जिसमें कि आपका है प्रौद्योगिकी का एकीकरण। यानी कि वर्तमान समय में कई तरीके के आधुनिक उपकरण हैं जिनका उपयोग करना चाहिए, जैसे कि कैमरा हो गए, ड्रोन हो गए। इनका उपयोग करके जो वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्र है, जो भी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, वहाँ की देखरेख की जानी चाहिए, वहाँ पर निगरानी की जानी चाहिए कि किसी भी तरीके की जो इल्लीगल गतिविधि तो नहीं हो रही है। तो इसलिए इनके संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ नीतिगत सुधार भी किए जाने चाहिए। जो भी वृक्षारोपण नीतियाँ पहले से मौजूद हैं उनमें बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान की आवश्यकता कुछ और है। तो वर्तमान को ध्यान में रखते हुए ही नई नीतियां बनाई जानी चाहिए और पुरानी नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही साथ सामुदायिक भागीदारी भी जरूरी है। वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के आसपास के जो लोग हैं, उनकी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय समुदाय होते हैं उन्हें उनके बारे में ज़्यादा पता होता है। तो जब यहाँ के स्थानीय लोगों को आय का स्रोत मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्रों की निगरानी करेंगे, देखरेख करेंगे, उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। साथ ही साथ
सरकार, स्थानीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच भी सहयोग आवश्यक है। इन तीनों को मिल करके किसी भी फैसले पर पहुंचना चाहिए ताकि जो भी वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र है उनका संरक्षण सही तरीके से किया जा सके। और इसके अलावा मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना होगा, जिससे कि मनुष्य और वन्यजीव आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, दोनों को एक दूसरे से किसी भी तरह का नुकसान न हो। इसके साथ ही वन विभाग की भूमिका भी जरूरी है, यानी कि जो डेवलपमेंट के कारण जंगल के जो भी एरिया के पेड़ वगैरह कट गए हैं वहाँ पर वनीकरण अभियान शुरू किया जाना चाहिए और उन क्षेत्रों में नए पेड़ लगाए जाने चाहिए, जिससे कि वहाँ की पारिस्थितिकी को सही किया जा सके। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है इससे संबंधित आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न है, बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह असम के सोनितपुर जिले में स्थित है। दूसरा कथन है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। और तीसरा कथन है, यह अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।